नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में रणगंभीर है। भारतीय जनता पार्टी और वहां की गठबंधन सरकार, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी है, इस कदर टकराव हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सीधे तानाशाह बोल दिया है। बताइए साहब, अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे दलों को तानाशाह बोलने लगी। और दूसरी तरफ शिवसेना यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जमीन तैयार कर रही है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लाउड स्पीकर के अहम मुद्दे के ऊपर वहां पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। क्यों? क्योंकि एमएनएस की राज ठाकरे और कुछ हद तक भाजपा ने भी लाउड स्पीकर को लेकर जो है लगातार तनाव बढ़ाने का प्रयास किया था। आपको याद होगा कि एमएनएस ने साफ तौर पर कहा था कि अगर मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो हम उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। यही नहीं, मोहित कंबोज जो इनके भाजपा के एक नेता हैं, वो बाकायदा मंदिरों में लाउडस्पीकर्स बांटने लगे थे। अब यह काम हो गया है राजनेताओं का। तो इस मुद्दे को लेकर, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता था, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। मगर दिलचस्प बात यह कि इसमें भाजपा शिरकत नहीं करती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि क्या कहा है इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने। आपके स्क्रीन पर उद्धव ठाकरे पर बरसे फडणवीस और कहा, हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। उनका अपना बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने हमें सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने जो घटनाएं देखी हैं, और अगर कोई हिटलर शाही पर उतर आएगा तो बोलने से क्या हासिल होगा, इसलिए हमने मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। यह हैं देवेंद्र फडणवीस के तीखे तेवर। आज की तारीख में वो शिवसेना पर हिटलर होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वो ये बतलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर ये हैं जिग्नेश मेवाणी, गुजरात से एक विधायक। आप जानते हैं वो पिछले 3 दिनों से जेल में बंद हैं एक ट्वीट को लेकर, मोदी जी पर किए गए ट्वीट को लेकर। उन्हें बेल मिल जाती है, मगर फिर असम पुलिस उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि अदालत द्वारा दिए गए बेल के बावजूद असम पुलिस की बारापेटा जो पुलिस है वो एक बार फिर गिरफ्तार कर लेती है। इसलिए जब देवेंद्र फडणवीस तानाशाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हजम नहीं होती। बहरहाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई लाउडस्पीकर को लेकर, क्योंकि उसके जरिए राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। और इस बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने क्या कहा वो मैं आपको बतलाने वाला हूं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि देखिए, लाउडस्पीकर पर कोई भी फैसला जो है वो किसी एक पक्ष के लिए नहीं किया जा सकता, यानी कि सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ हिंदुओं के लिए। इस पर एक ऐसा फैसला होना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का 2005 का आदेश हो, नंबर 1। नंबर 2, ये सब पर मान्य हो, और पहले से कुछ दिशा निर्देश हैं वो उन पर सब लागू करें। क्या कहते हैं आदित्य ठाकरे आपकी स्क्रीन पर। बैठक के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, बल्कि सारे लाउडस्पीकर्स का विषय है। 2015 से 2017 के बीच राज्य सरकार के प्रयासों से सभी इंडस्ट्रीज और दूसरे सेक्टर के लिए अदालत ने डेसिबल तय किए थे। डेसिबल यानी कि कितनी तेजी से लाउडस्पीकर पर आपका गाना, आपकी पूजा या आपकी अजान होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार से मिलकर इस मुद्दे के समाधान पर चर्चा करेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, 2 मुद्दे जिन्हें राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, एक लाउडस्पीकर और दूसरा बुलडोजर, आज की तारीख में राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और अब इस मुद्दे को लेकर शिवसेना केंद्र सरकार से चर्चा करने जा रही है। वाकई इस देश की क्या हालत हो गई दोस्तों। आगे आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम किसी एक पक्ष के लिए नियम नहीं बना सकते, जो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन सोच है। हम केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने राज ठाकरे पर भी हमला किया है और कहा है कि राज ठाकरे की राजनीति अब रही नहीं, इसलिए ऐसे अनर्गल मुद्दों को वो लगातार उठा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये हैं दिलीप वलसे, जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या कहा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गृह मंत्री दिलीप वलसे ने कहा कि हमने पहले तय किया था कि कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे, लेकिन अब तय हुआ है कि जो पहले से गाइडलाइंस हैं या दिशा निर्देश हैं, उससे देखा जाएगा कि क्या वो काफी हैं या उसमें कोई बदलाव की जरूरत है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी
सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ दिशा निर्देश हैं जिन्हें पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, कितनी अजीबोगरीब बात है ना कि महाराष्ट्र देश का आर्थिक नब्ज है और यहां पर मुद्दे इस तरह से ज्वलंत कर दिए गए हैं, लाउड स्पीकर्स, बुलडोजर्स, खैर ये तो पूरे देश में ही हो रहा है। तो ये अपने आप में वक्त की कितनी बर्बादी है। और देखिए, मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, कर्नाटक की बात करें, वो तो सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़ है, आईटी का जो है केंद्र है, मगर वहां पर भी किसकी चर्चा हो रही है? हिजाब, हलाल, मुसलमानों को आर्थिक बॉयकॉट करना, इन तमाम चीजों की चर्चा हो रही है। तो आप खुद बताइए दोस्तों, मुंबई पर पूरे दुनिया की निगाह, बेंगलुरु पर पूरे दुनिया की निगाह, मगर जब दुनिया देख रही है कि मुंबई और बेंगलुरु में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके जरिए देश की नाक नहीं कट रही है? बताइए। इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि बीजेपी और शिवसेना के बीच, खासकर जो सरकार है उसके बीच संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर नवाब मलिक, अनिल देशमुख दोनों इस वक्त जेल में बंद हैं और इस चीज को लेकर जबरदस्त नाराजगी में वहां की गठबंधन सरकार है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं स्वतंत्र सांसद नवनीत राणा और उनके पति, दोनों इस वक्त जेल में हैं। और क्यों? क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर बैठकर भजन गाना चाहते थे। अदालत ने आज उन्हें बेल नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप सांसद हैं, आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आप जानबूझकर एक हाई सिक्योरिटी जोन में जाकर वहां पर भजन कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, जिसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। अब अदालत का फैसला है, मैं उस पर क्या कहूं। बहरहाल उन्हें बेल नहीं मिली और जब किरीट सोमैया उनसे मिलने गए तो उनका यह आरोप है कि शिव सैनिकों ने उन्हें मारने का प्रयास किया और वो उन्हें जान से मार देना चाहते थे। एक जमाने में किरीट सोमैया और शिव सैनिक जो हैं वो दोस्त हुआ करते थे, मगर राजनीति इस कदर निचले स्तर पर चली गई है कि अब इस तरह की हरकतें हो रही हैं। मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ये भारतीय राजनीति का संकट काल है? यानी कि पहले कहा जाता था कि आपके मतभेद होते हैं, है ना, राजनीतिक मतभेद होते हैं, मगर यहां क्या हो रहा है? यहां पर मनभेद शुरू हो गए हैं, यहां पर जानी दुश्मन बन गए हैं राजनेता। जिस तरह से नवनीत राणा से मिलने किरीट सोमैया गए, उनकी एक फोटो आई थी कि उनके होंठ से खून निकल रहा है। ये जब तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं, जिससे पता चलता है कि भाई राजनीतिक संवाद जो है वो किस स्तर पर जा चुका है। मगर क्या यह सवाल कहीं ना कहीं सत्ताधारी भाजपा को खुद से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने अरविंद केजरीवाल को कितना परेशान किया, ममता बनर्जी को कितना परेशान किया, और महाराष्ट्र की सरकार को जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तब से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तब आपको याद होगा लंबे समय तक चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे जिसमें उद्धव ठाकरे फिर से चुनकर आ जाएं। उस तरह से परेशान किया गया। फिर पहले लॉकडाउन के दौरान आपको याद होगा जब गरीब मजदूर जो हैं स्टेशन पर आ गए थे, तो इनका जो पालतू प्रचार तंत्र है भाजपा का, उन्होंने किस तरह से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर किस तरह से देश की संघीय मर्यादा की बखिया उधेड़ दी गई थी, जो देश का संघीय ढांचा उसकी ऐसी तैसी कर दी गई थी। किस तरह से बिहार की पुलिस जो है वो महाराष्ट्र में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही थी। और फिर जब कोई दूसरा राज्य ऐसा करता है तब इन्हें तकलीफ हो जाती है। और फिर उसके बाद आपने देखा मंत्रियों की गिरफ्तारी, अलग अलग मुद्दों को लेकर टारगेट करना। संजय राउत ने कहा था कि मेरी बेटी की शादी में जो खनसामे हैं, टेंट लगाने वाले हैं, उन्हें तक टारगेट किया जा रहा है। यानी कि ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करने के लिए। यही वजह है दोस्तों, राजनीतिक संवाद लगातार बिगड़ रहा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेजा इस्तेमाल कर रही है एजेंसीज का, आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि कल को अगर हम यू टर्न लेकर आपसी दोस्ती भी करना चाहें ना, उसकी भी गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि इस तरह से मनमुटाव हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये खत्म होगा,
क्योंकि राजनीति में संवाद बने रहना चाहिए। अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे को, जिसे इतना बढ़ा चढ़ा के बीजेपी पेश कर रही है, उस मुद्दे को लेकर जब महाराष्ट्र सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाती है तो वहां बीजेपी पहुंचती ही नहीं है, हिटलरशाही का आरोप लगाती है। तो ऐसे में सरकार और विपक्ष में संवाद खत्म हो गया है। यही केंद्र के स्तर पर हो रहा है। वहां पर आप जानते हैं, मोदी सरकार की नीतियों के चलते कांग्रेस और भाजपा में भी संवाद लगभग खत्म हो गया है। यही हो रहा है वहां पर भी, और राज्य के स्तर पर भी यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी जाइए, वहां पर भी ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में जो तनाव हैं वो अप्रत्याशित हैं। वहां पर भी संवाद गायब है। कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक या दो लोगों की ईगो के चलते, अहम के चलते, एक व्यक्ति को खुदा के तौर पर पेश करने के चलते यही सब होने लगा है। यह मेरा भारत नहीं है, ना ये मेरे भारत की राजनीति है। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।